शुभ वंदन बच्चों। आज हम आपको कक्षा 9 में क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 लहासा की ओर का अध्ययन कराएंगे, जिसके लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन जी। राहुल जी का जन्म सन 1893 में आजमगढ़ में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। इनका वास्तविक नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया और तभी से इनका नाम राहुल सांस्कृत्यायन जी हो गया। इन्हें महापंडित भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें बहुत सारी भाषाएं आती थी। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। लहासा की ओर राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, और यह यात्रा उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखारी के छद्म भेष के रूप में की थी। एक भिखारी की तरह वो गए थे इस यात्रा पर। इस यात्रा में तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का बहुत ही रोचक ढंग से वर्णन किया गया है। वहाँ के रास्ते बहुत ही टेढ़े मेढ़े थे और बहुत ही परेशान करने वाले थे। तो ऐसे रास्तों का उन्होंने इसमें बहुत ही रोचक ढंग से इसको उल्लेख किया है। इस पाठ में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती थी। चलिए शुरू करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरीकलिपोन का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। नेपाल से तिब्बत जाने का वो एक मुख्य रास्ता था जिस पे लेखक जा रहा था। फरीकलिपोन का रास्ता जब नहीं खुला था, तो क्या था कि नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीजें भी इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। व्यापारिक मतलब व्यापार करने के लिए तो था ही ये रास्ता, साथ में एक सैनिक रास्ता भी था। सैनिक का मतलब है कि यहाँ से सेना भी आया जाया करती थी, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पलटन मतलब सेना। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। फौजी मकान, उस समय फौजियों के लिए मकान बने हुए थे, तो वो गिर चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। इसलिए दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, दुर्ग कहते हैं किला, कुछ किले भी थे कि उनके कुछ भागों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। आबाद मतलब वहां पर कुछ लोग रह रहे हैं अभी। ऐसे ही पर्यक्त एक चीनी किला था। पर्यक्त बोलते हैं जिसको त्याग दिया गया हो। ऐसे ही एक किला था, चीनी किला जिसको बोलते हैं, चीनी लोग वहां पर रहते थे पहले। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। कौन? लेखक वहां पर चाय पीने के लिए ठहर गए। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और ना ही औरतें पर्दा ही करती हैं। कोई छुआछूत नहीं है, कोई पर्दा प्रथा नहीं है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। निम्न श्रेणी की मतलब जो बहुत ही ऐसे भिखमंगे होते हैं कि सामने से कुछ चुरा लेंगे, तो ऐसे लोगों को, जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे थे, उनको वो अंदर नहीं आने देते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित ही क्यों ना हो। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। देखिए क्या था कि वहां पर पर्दा प्रथा नहीं थी, छुआछूत नहीं थी, तो क्या था कि आप घर के भीतर तक जा सकते थे, और घर के भीतर जाके, चाहे भले ही आप अजनबी हो, तो वहां जाकर के आप घर की बहू जो भी घर में रह रही है, उसकी सास रह रही है, बहू रह रही है, उन्हें अपनी झोली में से, मतलब अपने पास से उन्हें चाय दे दो, वो आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोटी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग के बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। ठीक है, आपको तैयार करके, और एक मिट्टी के बर्तन चलते हैं, इसके अंदर टोटी लगी होती है, तो बार बार खोलना नहीं पड़ता उसको। जब भी चाय पीने का मन हो, उसकी टोटी खोलो और चाय लेके पी लो। तो ऐसे बर्तन में रखकर वो आपको दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, यदि आप सपोज दूर बैठे वहां से जहाँ चाय बन रही है, और आपको डर है कि सारा मक्खन चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर
चाय मथ कर ला सकते हैं। जोडी क्या होती है? एक बर्तन होता है जिसमें चाय को फेंटा जाता है। ठीक है, तो आप खुद जा करके बना लीजिए। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो पहले चाय को मथ के लियो और बाद में लाके अपनी झोली में से निकाल के मक्खन डाल लो। आगे चलते हैं। पर्याप्त चीनी के लिए से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्ठे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ेला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। थोड़ेला का आखिरी गांव मतलब जहां से थोड़ेला शुरू हो रहा था उससे पहले कुछ गांव थे। तो वहां के आखिरी गांव में वो पहुंच गए, यानी कि थोड़ेला पहुंचने वाले हैं। यहाँ भी सुमिति के जान पहचान के आदमी थे। सुमिति कौन था? सुमिति एक मंगोल भिक्षु था और वो उनका दोस्त था, लेखक का दोस्त था। तो उसकी जान पहचान के आदमी थे वहां पर। और भिकमंगे भी। भिकमंगे रहते हुए ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। वो भिकमंगों के वेश में जा रहे थे तो उनको ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल रही थी। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिकमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। देखिए, जब वो भिकमंगे थे तब तो उन्हें ठहरने के लिए जगह मिल गई, लेकिन 5 साल के बाद जब वो वापस आए तो घुड़सवार पर घोड़े पर सवार होकर आए थे और एक अच्छे यात्री के वेश में थे, तब उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है। ये सब वहाँ की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है, किसे ठहराएं अपने या किसको ना ठहराएं। क्यों? क्योंकि खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे। उस समय ये भी होता था कि लोग बाग शाम को शराब पी करके और होश हवास में नहीं रहते थे, अपने नशा चढ़ जाता था ना, तो इसलिए वो लोगों को पहचानते भी नहीं थे। आगे। अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। कहाँ जाना था उन्हें? क्या पार करना था? डांडा। और वो क्या है? वो सबसे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं था। दूर दूर तक कोई गांव, कोई गिराव कोई नजर नहीं आता था। और बहुत ऊंचाई पे था वह, क्योंकि नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। और क्या था कि वहां पर नदियों के मोड़ इतने आ रहे थे, पहाड़ों के मोड़ आ रहे थे, तो इसलिए बहुत दूर दूर तक कोई आदमी नजर ही नहीं आता था। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। देखिए, डाकुओं को ऐसी ही जगह चाहिए, सुनसान। तिब्बत में तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। अब देखिए, अगर तिब्बत में खून हो जाए तो वहां पर गवाह मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर लोग बाग होंगे, लेकिन यहाँ इतने निर्जन स्थान पर कौन मिलेगा? तो इसलिए डाकू को कोई परवाह नहीं होती थी, मार डालते थे। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं। ठीक है, पहले तो वो मार देते हैं आदमी को, बाद में देखते हैं कि कुछ है इसके पास या नहीं। नहीं है तो भी फेंक देंगे, वहीं पड़ा रहने देंगे। और अगर है तो ठीक है, उन्हें मजा आ गया। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे, क्योंकि वहां पर हथियार का कोई कानून नहीं था। जैसे अब हथियार के कानून बन गए हैं ना, कि हथियार रखने का एक कानून बन गया, उसके तहत ही हथियार रख सकते हैं, हर कोई हथियार अपने घर में नहीं रख सकता। तो लेकिन उस समय कोई कानून था ही नहीं, तो इसलिए कोई भी लाठी की तरह, जैसे लोग बाग लाठी लेके घूमते हैं आजकल, वैसे लोग बाग पहले पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते थे। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। डाकुओं को डाकू सोचते थे कि अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो ये हमें मार देगा, तो इसलिए वो पहले मार ही डालते थे। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ेला के पास खून हो गया है। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। अब इन्हें डर नहीं था। लेखक को और उसके दोस्त को तो डर था ही नहीं। क्यों नहीं डर था? क्योंकि ये भीख मंगे के रूप में जा रहे थे, भीख मांगने की तरह।
अब इन्हें कोई अगर ऐसा डाकू सूरत वाला कोई दिखाई देता तो ये क्या करते, खट अपने हाथ आगे कर देते और कहते दया करो, 1 पैसा दे दो, 1 पैसा दे दो। डाकू क्यों मारेंगे इन्हें, बोले इसके पास तो खुद ही कुछ नहीं है, क्या मारे इन्हें। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमिति से कहा कि यहाँ से लंकोट तक के लिए 2 घोड़े कर लेते हैं, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। अब इनसे चला नहीं जा रहा था दोनों लोगों से, तो इन्होंने कहा चलो भाई घोड़े कर लेते हैं, हमारा सामान भी ले चलेंगे ये। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। ऊंचाई कहाँ से नापी गई, समुद्र तल से 17 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। श्वेत शिखर, बर्फ से ढके पहाड़, वो अब दिखाई नहीं दे रहे थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहां बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह की हरियाली। कैसे थे, बिल्कुल एकदम बंजर टाइप पहाड़ थे, जहां पर हरियाली भी नहीं थी और वहां पर बर्फ भी नहीं पड़ी हुई थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। क्या था, जहां पर सबसे ऊंचा स्थान था वहां पर, तो वहां क्या था, वहां पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। देखिए, रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से शुभ स्थान को सजाया जाता है, तो वो देवता का स्थान था, तो इसलिए वहां पर रंग बिरंगी झंडियां लगाई गई थी और सबसे ऊंचाई पर बना हुआ था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार हाथ साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। किसका, लेखक का। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। क्या हुआ कि लेखक का घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था। लेखक ने उसे मारा नहीं, कि बेचारा जानवर है, थका हुआ है, क्यों मारूं मैं इसे। लेकिन फिर क्या क्या हुआ इसका परिणाम, कि वो अपने साथियों से बहुत पिछड़ गए। मैं दोनिक वक्स्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे मतलब 2 रास्ते निकल रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। अब लेखक तो अनजान था वहां से, उसने सोचा पता नहीं कौन से रास्ते पे जाना है, तो उसने बाईं तरफ का रास्ता चुन लिया और मैं बढ़ गया आगे। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंडकोर का रास्ता दाहिने वाला था। बेचारा बाईं तरफ चला गया। ठीक है, फिर लौट कर आया, फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमिति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे भी लाल होता है, मंगोल तो वैसे ही लाल लाल से होते हैं, और गुस्से में हो तो और लाल हो जाते हैं। और अब तो वो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे मतलब उपले, उपले फूंक रहे थे, मतलब क्यों फूके उन्होंने उपले, अपने आप को गर्म रखने के लिए, ठंडा होता है ना वो बहुत ज्यादा, इसलिए। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा क्या कसूर मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमिति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। बच्चों की तरह था सुमिति का गुस्सा। लंडकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान किसे कहते हैं, जो जैसे पुजारी होते हैं ना, और पुजारी जी के कुछ अपने बंदे होते हैं जिनके घर वो कथा करने जाते हैं, तो उनको यजमान बोलते हैं। मतलब उनके अपने लोग जो उनको जान पहचान रखते हैं और उनको सम्मान देते हैं। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। देखिए, पहले वहां पर क्या मिला उन्हें, चाय और सत्तू मिला। सत्तू क्या होता है, अनाज को कूट करके बनाया जाता है, बस उसको पानी में भिगो वो तैयार हो जाता है। तो चाय मिल गई गर्मा गर्म, सत्तू मिल गया, और फिर रात को इन्हें क्या मिला, गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा क्या, वहाँ एक तरह की डिश है वो, जो मूली और हड्डी मांस इनको पका करके बनाई जाती है, पतला करके, तो ये चावलों के साथ खाई जाती है, जिससे अपने आप को गर्म रखा जा सके। अब हम
टिगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम था। देखिए टिगरी क्या था, वहां पर एक ऐसा स्थान था, एक ऐसा विशाल स्थान था जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था और बीच में काफी बड़ा सा स्थान था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कि वो टापू की तरह हो, जैसे टापू होता है ना, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है और बीच में एक समतल जगह होती है ऊंची उठी हुई, तो उसको टापू बोल देते हैं। ऐसे ही ये क्या था, ये पहाड़ों से घिरा हुआ था और बीच में एक समतल स्थान था। उसी पहाड़ी का नाम है टीकरी समाधि गिरी। समझ आ गया, टीकरी समाधि गिरी से किसे कह रहे हैं, ये जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। आसपास के गांव में सुमिति के कितने ही जो यजमान थे, कपड़े की पतली पतली चीरी बित्तियों के गड्ढे खत्म नहीं हो सकते थे। देखिए क्या है ये कपड़े की पतली पतली, एक कपड़ा ले लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, मतलब उसको चीर लिया, उसको फाड़ लिया, और जब वो कपड़ा को गंडे का रूप दे दिया, गंडे मतलब जो हाथ पे एक धागा सा बांध लेते हैं ना, उसका रूप दे दिया। क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े खत्म होने पर किसी भी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। अब ऐसे होते हैं ना लोग बाग, कुछ पुजारी लोग होते हैं ऐसे, अपने आप को पंडित कहते हैं और लोगों का उल्लू बनाते घूमते हैं। ऐसे ही ये कर रहे थे कि मैं तो ये तो बोध गया से लेकर आया हूँ ये कपड़े, और इसके गंडे बना के ये आपका शुभ करेंगे, ये आपको तरक्की देंगे। इस तरह से वो गंडे वहां पर बांधे जा रहे थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। क्या कहा उन्होंने, सुमिति जो थे वो कहाँ जाना चाहते थे, वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे, क्योंकि यजमानों को गंडे ताबीज दूंगा और उनसे पैसे ले लूंगा। तो यहाँ लेखक ने कहा कि भाई तुम वहां जाओगे तो पता नहीं कितना टाइम लगा दोगे, एक हफ्ता लग जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं उतने पैसे दे दूंगा जितने तुम वहां से कमा के लाओगे, लेकिन वहां मत जाओ, मैं लहासा पहुंच कर दे दूंगा तुम्हें पैसे। सुमिति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया क्या होता है, भरिया होता है सामान को ढोने वाला, ठीक है। लेकिन कोई ना मिला, अब इन्हें सामान ढोने वाला कोई नहीं मिला, थक रहे थे ये। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। अब सुबह सुबह तो ये भरिया ढूंढने में लगा दिया इन्होंने टाइम, तो बहुत जल्दी नहीं चल पाए और थोड़ा सा लेट चले, 10-11 बजे के करीब चले। और उस समय क्या हुआ, धूप बहुत तेज हो गई। तिब्बत की धूप भी बहुत ही कड़ी मालूम होती है। क्या होता है कि पहाड़ों पर धूप जो है वो बहुत तेज होती है, जब धूप निकलती है तो बहुत तेज होती है। ठंडा भी बहुत अधिक होता है, जब धूप नहीं होती तो ठंडा भी बहुत अधिक होता है, लेकिन धूप बहुत तेज होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं तो ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। देखिए कैसे होती है पहाड़ों, ऊंचे पहाड़ों की धूप कैसी होती है कि अगर धूप निकली है तो अगर आपका मुंह सूरज की तरफ है तो उतना सामने का जो शरीर होगा वो एकदम ऐसा लग जाएगा कि बस बहुत तेज गर्मी लग रही है, एकदम जला जा रहा है शरीर। लेकिन वही जो हमारा पीछे की साइड होगी वो एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उस तरफ सूरज की धूप नहीं पड़ रही थी। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमिति के परिचित टिगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। अब कोई यजमान उनका होगा बहुत अच्छा वाला, तो वो उससे मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तो वो कहने लगे कि भाई इधर से नहीं उधर से चलते हैं, दूसरी तरफ से सेकर विहार की ओर से चलते हैं। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीदारों में बटी हुई थी। क्या था वहां पर, छोटे छोटे जागीदार और बड़े बड़े जागीदार थे, उनके बीच में तिब्बत की पूरी जमीन बटी हुई थी। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथ में था। मठ क्या होते हैं, मठ होते हैं छोटे छोटे मंदिर टाइप होते हैं, तो उनके हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे मजदूर आसानी से वहां पर। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता था, ज- जाता है, जो जागीर आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। ठीक है, उस समय भिक्षुओं की इतनी महत्व हुआ करता था। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर
बुद्ध वचन अनुवाद। कंजूर क्या है? बुद्ध वचन में अनुवाद की हुई की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी हुई। कितनी पोथियां थी? 103 पोथियां रखी हुई थी। कहाँ? मंदिर के अंदर। मेरा आसन भी वहीं लगा। लेखक तो वहीं रुक गया। क्यों रुक गया? उन कंजूर को पढ़ने के लिए। उन 103 जो हाथ से लिखी हुई पोथियां थी उनको पढ़ने के लिए वो वहां पर रुक गया। वह मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम की नहीं होगी। मतलब भारी भारी थी बहुत। सुमिति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। अब सुमिति ने कहा कि मैं अब चला जाऊं यजमानों के पास अपने। तो अब मैं पुस्तकों के भीतर था। तो लेखक ने कहा ठीक है भाई चले जाओ, बड़े आराम से जाओ, आराम से आना। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा था लेखक? क्योंकि लेखक वो 103 जो पोथियां थी ना उनको पढ़ना चाहता था। तो उन्होंने कहा ये मुझे डिस्टर्ब करता रहेगा, इसलिए तुम जाओ अपने यजमानों के पास और मैं आराम से यहाँ पर इसको पढ़ूंगा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वहां से चल पड़े। उस मंदिर से उन्होंने, जो वहां पर भिक्षु थे, उनसे हाथ जोड़कर विनती करी, उनसे विदाई ली और फिर अपना सामान पीठ पर उठा करके चल दिए। आशा है आपको समझ में आ गया होगा ये पाठ। मैंने एक वीडियो में इसका सार भी समझा रखा है, प्रश्नोत्तर भी करा रखे हैं। आप जैसे चाहे, जिस प्रकार से पढ़ना चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। नमस्ते, धन्यवाद।